हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो यह है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 2 और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एनालिसिस। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और वो चीज़ आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस क्लास के बाद आपका वेक्टर का जितना भी डाउट होगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वही जो हमने आपको प्रीवियस बैच में सप्लीमेंट्री लेक्चर आपको है ना प्रोवाइड किए हैं, उन लेक्चर्स को देखना है, नोट्स को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर कराते हैं अगर उनके पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा है। तो हमने पिछले बैच में पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो सभी क्वेश्चंस आपको है ना अवेलेबल करा दिए हैं और आज की इस क्लास के बाद भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट सजेशन आप लोगों की तरफ से आए हैं पिछली क्लास के बाद। एक तो ये था कि जो भी फीमेल एस्पायरेंट हैं उन लोगों का कहना है कि सर क्लास की टाइमिंग 8 बजे की बजाय 9 बजे किया जाए, क्योंकि 8 बजे का जो टाइम होता है वो है ना खाने पीने का और टाइम किचन का टाइम होता है, तो इसमें थोड़े इशूज आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है, ये ज़रूरी भी है। तो आज से ही आपकी क्लास का टाइम हमने 9 बजे से कर दिया है, अब ये इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। हाँ, अब इसमें कुछ लोग अब ये ना अपना जो है सजेशन दीजिएगा कि सर ये तो मेरे आराम करने का टाइम है, मैं 8 बजे खाना खा के 9 बजे आराम करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो उचित चीज़ है उसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा एक सजेशन आप लोगों की तरफ से आया था पिछली क्लास के बाद कि सर थियरी और सारी चीज़ों को हम पिछले बैच में कवर कर चुके हैं, नोट्स भी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो इस बैच का मेन मकसद होना चाहिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना, यानी कि प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, जो कि एक बहुत ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। टेस्ट सीरीज करने से क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो चीज़ों को आप हैंडल करना सीख जाएंगे, क्योंकि उतने कम टाइम में है ना 2 घंटे के टाइम में 125 क्वेश्चंस को करना और स्पीड को बरकरार रखना, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये और एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उन सारी चीज़ों को हैंडल करना मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज से ही आप सीख पाएंगे। तो मैं इसके ऊपर अब काम करूंगा और जल्द ही आपको बताएंगे कि टेस्ट सीरीज कब लॉन्च कर रहे हैं। और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 8 से 10 टेस्ट सीरीज का मेरा टारगेट होगा कि एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग कम से कम 10 टेस्ट सीरीज यहाँ से करके जाइए, ताकि आप लोग उस पूरे इन्वायरमेंट से पहले से परिचित हो। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं जिसको आपने पिछली क्लास में सजेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा तो उसको मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ठीक है ना, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आने की बजाय यहाँ सबसे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। ये जो हमारा सिस्टम है थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर जे कैप प्लस के कैप इज। आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है ना, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको आइडिया होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में। तो एक वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा वेक्टर है जे कैप प्लस के कैप। आप इस वाले वेक्टर को एक नाम दे दीजिए, इसको नाम दीजिए वेक्टर ए और इसको बोल दीजिए वेक्टर बी। और हमने आपको थियरी वाले लेक्चर में बताया था, मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 सप्लीमेंट्री लेक्चर के रूप में, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, कि जब भी कभी 2 वेक्टर के बीच का एंगल पता करना हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट करिए और उसका फार्मूला यूज करिए ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यही चीज आपको करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पर रखेंगे और अपान में दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वेक्टर ए है आपका, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका है जे कैप प्लस के कैप। और सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आपको पता है आई कैप का आई कैप के साथ और जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा अगर हम 2 डिफरेंट ले लें, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट है ना के कैप और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है 0। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। और हम हर क्वेश्चन के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है
उसको कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करते हुए जाएं, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती जाए ना, तो बार बार रिपीट होने से, रिपीटेड मोड में आने से ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और देखिए आई कैप यहाँ पर है नहीं तो कोई मतलब नहीं है, जे कैप यहाँ है, जे कैप यहाँ है, 1 × 1 करने पर 1 आएगा, बाकी सब पूरा 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी इक्वल टू 1 आ गया। मैग्नीट्यूड की बात करें, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए a, जिसको a बोलेंगे, तो a इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कितना आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह से b वेक्टर b जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसमें भी वही आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट कितना 2। तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया √2 और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 1। इस फार्मूले में आप इसको रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी की जगह पर कितना, a डॉट बी आ गया आपका 1 और a का मैग्नीट्यूड आ गया √2, ठीक, और b का मैग्नीट्यूड भी आ गया कितना √2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 1/2। और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर f1 है और दूसरा वेक्टर f2 है, और ये दोनों राइट एंगल्स पर हैं, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है। उसमें से जो f1 वेक्टर है वो दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें से f2 वेक्टर कौन होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें से f2 वेक्टर कौन होगा, और ऐसा होना चाहिए कि f1 और f2 के बीच का एंगल 90 डिग्री आए। इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब परपेंडिकुलर होते हैं, कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक, तो कोई भी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो एक वेक्टर अगर आपका ये f1 है तो आप इसमें से ऐसा f2 ढूंढिए कि उस f2 का इस f1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, 0 आना चाहिए। इसमें देखिए 4i कैप और 3j कैप, इसमें i कैप और j कैप मौजूद है। तो अगर हम इधर से कोई i कैप या j कैप वाला वेक्टर लेंगे तो हमें पता है कि i कैप और i कैप का डॉट करने पर 1 आता है और उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो बच जाएंगे, वो 0 नहीं होंगे, है ना, क्योंकि i कैप और i कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो ऐसे में जब सेम मैच कर जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 नहीं हो पाएगा, और इसलिए हमें ऐसा वेक्टर ढूंढना है कि जिसका डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या है, 0 आए। तो यहाँ पर i कैप और j कैप है और हम k कैप वाला अगर वेक्टर ले लें तो आप देखिए आपका अगर ये f1 वेक्टर हो गया कितना 4i कैप प्लस 3j कैप, और f2 वेक्टर को अगर हम ये वाला ले लें, इसके अलावा कोई भी अगर आप लेंगे तो 0 नहीं आएगा, है ना। और ये आपको इसी प्रॉपर्टी से पता होगी कि सेम का डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होता है, 1 होता है और डिफरेंट वाले का 0 होता है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो f1 डॉट f2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आई कैप यहाँ पर है तो यहाँ आई कैप है नहीं, तो ये इसका मतलब इधर आई कैप का कोफिशिएंट 0 है तो ये हो जाएगा 0, है ना। इसी तरह से जे कैप यहाँ है, जे कैप यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 0 था, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर के कैप है लेकिन यहाँ के कैप नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0, है ना। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ये जो के कैप लिखा है इसको हम ऐसा तो बोल सकते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड जी, और ये के कैप। बस डॉट प्रोडक्ट करिए, आई कैप और आई कैप का 1 होगा लेकिन 4 × 0 करने पर 0 हुआ, जे कैप और जे कैप का 1 होगा लेकिन 3 × 0 करने पर 0 हुआ, के कैप और के कैप करने पर 1 होगा लेकिन 0 और ये 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0। देखिए f1 और f2 का डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब f1 और f2 क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वेक्टर f1 परपेंडिकुलर टू वेक्टर f2। तो ये चीज क्वेश्चन में दिया था और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हमारा वेक्टर f2 क्या होगा, के कैप, है ना। अब इस k के सामने कोई भी नंबर हो, 3 4 5 6 कुछ भी हो, ये रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा f2 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर k कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the area of parallelogram whose adjacent sides are formed by the vectors vector a equal to 3i cap plus 4j cap and vector b equal to minus 3i cap plus 7j cap is, मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, मतलब लगातार अगल बगल वाले साइड दिए हुए हैं,
अगर ये वेक्टर ए है तो ये आपका वेक्टर बी है, ये कहने का मतलब। तो ये जो पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है और दोनों वेक्टर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वेक्टर ए भी दिया हुआ है और वेक्टर बी भी दिया हुआ है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ना, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ, कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए। ज़रूरी तो नहीं है आपको पैरेललोग्राम का ही एरिया पूछेंगे। तो एरिया पैरेललोग्राम अगर निकालना है और आपको एडजेसेंट साइड्स पता हैं तो आप इसको लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो आपको एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाता है। अगर आपको इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की बजाय आपको इसके दो डायगोनल्स दिए जाएं, है ना, ये दो डायगोनल्स दिए जाएं, एक वेक्टर d1 हो और दूसरा वेक्टर d2 हो, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसी एरिया का फार्मूला होता है पैरेललोग्राम के लिए 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता होगा, आप कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए। इसी तरह से एक और चीज़, अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल और इसके कोई भी दो साइड दिए हुए हैं, कोई भी दो साइड, तो इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये ध्यान रखिए, अगर ए और बी किसी ट्रायंगल के दो साइड हैं तो उसका एरिया का फार्मूला होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है ना, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए, ये तो आपके एरिया वाले दो क्वेश्चन हो गए। कई बार ऐसा होता है पैरेललोग्राम की जगह पर आपको रेक्टेंगल भी पूछा जाता है। ध्यान रखिए, पैरेललोग्राम की जगह आपसे रेक्टेंगल भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है रेक्टेंगल में भी क्या होता है, आप जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो अगर ट्रायंगल भी रेक्टेंगल भी दिया जाए तो फार्मूला आपको यही वाला यूज करना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए कोई अलग से स्पेशल फार्मूला नहीं है। आपका ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल ही है, सॉरी जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम ही है। तो इसलिए ये तो रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जो आपका रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है। तो अगर रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल का भी हो गया आपका। एक चीज और यहाँ पर आती है जिसको हम क्या करेंगे, आगे एक क्वेश्चन है वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतनी चीज, एरिया को आप ध्यान रखिए, बाकी चीज को अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब आप कर लेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, उन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको छोड़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए ना, होमवर्क के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर। सब हम ही कर देंगे तो उतना बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इसको करते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम के दो साइड हैं, है ना, किसी सम चतुर्भुज के दो भुजाएं हैं और उसका एरिया दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, ये पैरेललोग्राम है और इसके दो एडजेसेंट साइड, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, ये दिया हुआ है आपको। और आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है, ये एंगल थीटा। ठीक है, और इनका जो एरिया है उस एरिया का मैग्नीट्यूड है कितना, AB/2। तो आपको पता है कि अगर साइड ए और बी है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का वो कितना है, AB/2। यही सवाल है, एरिया जो है वो AB/2 के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, AB साइन थीटा n कैप, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB/2। इसमें इतना तो पूरा मैग्नीट्यूड है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, और जो n कैप यानी ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू AB/2। AB से AB कैंसिल, तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया क्या, 30 डिग्री। ठीक है ना, ये देखिए, ये n कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है और किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है, चाहे वो आपका i कैप हो, चाहे वो आपका j कैप हो, चाहे वो आपका k कैप हो। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सब के सब क्या हैं, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये आपका 4 था, ये आपका 3 था। ठीक है, ये आपका 5 आ गया। देखिए कल का लेक्चर जो था वो थोड़ा लेंदी हो गया था, तो मैं प्रयास करूंगा कि लेक्चर जो है 1 घंटे से ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोगों को भी असुविधा ना हो, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी का अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम लोगों के पास पर्याप्त टाइम है। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ें कि अगर आपकी वैकेंसी 6 महीने 8 महीने बाद आए तो आपके पास इतना अपने आप में कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल हो, जैसे कि पिछला हमारा पूरा बैच का कंटेंट, नोट्स, और इस बार ये पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, इतना कंप्लीट आपके पास कंटेंट हो कि आपको कोई भी पेड बैच लेने का या फिर कहीं पर भी परेशान होने का, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो हड़बड़ी में नहीं करेंगे, आराम आराम से करना है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, एक वेक्टर सी दिया हुआ है, लेकिन वेक्टर सी में यहाँ पर एक जगह लैम्डा लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं कि ये जो तीनों वेक्टर हैं अगर ये कोप्लानर वेक्टर हों तो लैम्डा जो है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले क्लास में कोलिनियर और कोप्लानर वेक्टर की बात नहीं करी थी, तो ये क्वेश्चन आपका कोप्लानर वेक्टर का है, इसको आप ध्यान रखिए। कोप्लानर वेक्टर का मतलब कि ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हो। अब आप मान लीजिए, ये इमेजिन करिए कि ये कोई एक प्लेन हम बना रहे हैं, बिल्कुल ये बोर्ड का प्लेन है, और इसमें एक कोई वेक्टर ए है, इसमें कोई दूसरा एक वेक्टर बी है, इसमें तीसरा कोई वेक्टर सी है। अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसी दीवार में, इसी बोर्ड में चिपके हुए तीनों वेक्टर हैं, तो हमें पता है कि इन तीनों वेक्टर का अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी करें, या बी डॉट सी क्रॉस ए करें, या सी डॉट ए क्रॉस बी करें, तो इन सब की वैल्यू क्या निकल के आती है? 0, है ना। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे ए बी सी, अगले वाले को क्या लिख सकते हैं? बी सी ए, और ये सब आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल ही होते हैं, और ये फाइनली 0 आता है। और ये क्या हो गया अगला वाला? सी ए बी। मतलब अगर साइक्लिक ऑर्डर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये कोप्लानर वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। अब ये 0 क्यों निकल के आएगी इस बात को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों एक ही प्लेन में है, और अगर तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो देखिए हम कोई भी एक इसमें ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस। ये 0 क्यों आएगा? अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो बी क्रॉस सी करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि वेक्टर बी क्रॉस सी जो है, इसको कोई नाम दे दीजिए वेक्टर आर, वेक्टर बी क्रॉस सी को हम वेक्टर आर बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि जो वेक्टर आर है वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। या ये कह लीजिए कि वेक्टर बी और वेक्टर सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और आपका जो वेक्टर बी और वेक्टर सी है वो इसी प्लेन में है या इस बोर्ड के प्लेन में है। तो इसका मतलब जो वेक्टर आर आपका आया है क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, वो वेक्टर आर इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे तो आउटवर्ड आप लीजिए चाहे तो इनवर्ड आप लीजिए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो चाहे ये बाहर आए चाहे अंदर आए, लेकिन अगर ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ और तीसरा वाला जो वेक्टर है वो भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है, जिसमें बी और सी लाई कर रहे थे उसी में ए भी लाई कर रहा है, तो बी और सी का क्रॉस करने पर जो रिजल्ट आया वो तो परपेंडिकुलर चला गया, और लेकिन अभी वेक्टर ए आपका इसी प्लेन में है। तो एक वेक्टर आपका इस प्लेन में है और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, और उन दोनों का आप क्या कर रहे हैं? उन दोनों का आप कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर ए और आर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या निकल के आएगा? 0, क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है, ठीक है ना। तो ये इसका 0 होने का कारण है। तो आप ध्यान रखें, किसी भी वेक्टर को अगर आपको कोप्लानर कहा जाए तो आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करेंगे? इसको हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसको हम 0 दिखा देंगे, ठीक है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? दोनों जगहों पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
अगर हम इस तरह से कोई चीज़ लिखते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि जब 3 वेक्टर को प्लानर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, और इस कंडीशन को हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, तो सबसे पहले हमें वेक्टर B और वेक्टर C का क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक काम कर सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर हमने यूज किया था ना। साइक्लिक ऑर्डर क्या कहता है कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है साइक्लिक ऑर्डर में, अगर आप इस तरह से देखें, ये A है और ये B है और ये C है, तो A डॉट B क्रॉस C या B डॉट C क्रॉस A या A डॉट या C डॉट A क्रॉस B। तो हम ऐसा करें कि C को जो है ना वो यहाँ पर ले आए किसी तरीके से। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो C डॉट C के बाद क्या आता है, A के बाद B, B के बाद C, है ना, ये ऑर्डर है। तो C के बाद C डॉट A क्रॉस B, C डॉट A क्रॉस B। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना काफ़ी आसान होता है, और इसी C वाले पार्ट में ही लैम्डा दिया हुआ है। तो हम इस मतलब ये वाला तो हमें करना पड़ेगा, इसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो उसमें लैम्डा आ रहा है जो हमें पता करना है, और उसके लिए हम इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए C के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बाकी आप ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आएगा। तो हमें A क्रॉस B निकालना होगा और उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना होगा। तो हम इसको क्या करें, चलिए इसको हटा देते हैं, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। कॉपी के साथ अगर आप देखिए, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो फायदा है। और अगर आप बिस्तर पे लेटे लेटे लेक्चर को देख रहे हैं तो जितनी तेज ये दिमाग में जा रहा है उतनी तेज वो निकल भी जाएगा। ठीक है ना। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, तो यहाँ पर आई कैप के साथ ये 1, जे कैप के साथ 3 और के कैप के साथ 1, यहाँ पर आई कैप के साथ 2, यहाँ पर जे कैप के साथ -1, के कैप के साथ -1। इसको सॉल्व करने का तरीका बार बार बताते रहे हैं, प्लस माइनस और प्लस करते हैं। प्लस के साथ आई कैप को लिखेंगे और एक बंदूक लेंगे, सबको मार डालेंगे अपनी इस गली में और इस गली में जितने लोग दिख रहे हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करके ऐसे मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू -1 करने पर आएगा -3, फिर माइनस लगाएंगे और -1 इंटू 1 करेंगे, -1 आएगा, तो -1 और ये माइनस मिलके +1। ठीक, फिर जे कैप को लिखेंगे माइनस के साथ, और यहाँ खड़े होंगे, इस गली में जो लोग हैं मर गए, इस गली में जो लोग हैं मर गए। 1 इंटू -1 करेंगे, -1 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस के साथ यहाँ लिखा जाता है, फार्मूले का माइनस है ये। प्लस में अब लिखेंगे क्या अगला, के कैप, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गया। 1 इंटू -1 करने पर आया -1, फिर माइनस लिखा हमने, 2 इंटू 3 करने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आई कैप -3 + 1 कितना हो गया, -2, तो -2 आई कैप, और ये -3 और ये प्लस हो जाएगा, +3 जे कैप, और उसके बाद यहाँ से आ गया -7 यानी -7 के कैप। ये हमारा आ गया क्या, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये हमने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लिया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ सब स्मॉल लिखा था, हमने कैपिटल ले लिया है, कोई बात नहीं। ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमने निकाल लिया। अब इस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का C के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो C को लिखिए लैम्डा आई कैप +7 जे कैप और +3 के कैप, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, हम जिसके साथ करना है उसको हम नीचे लिख रहे हैं ताकि आई कैप, जे कैप, के कैप मैच करा ले। तो ये हो गया -2 आई कैप और +3 जे कैप और -7 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये मिलेगा फाइनली कितना, ये मिलेगा हमें ये C डॉट A क्रॉस B, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करिए, ये लैम्डा इंटू -2 करने पर आएगा -2 लैम्डा, और 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, और ये हो गया 3 इंटू -7 यानी माइनस में 21। ठीक है, और कोप्लानर, अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं तो ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने निकाला है इसको हमें क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। और 21 -21 कैंसिल, तो -2 लैम्डा इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या, 0। तो अगर आपके वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों कोप्लानर हैं तो हम इसका निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो ये कोप्लानर होने की कंडीशन हमने अप्लाई की, उसके बाद जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ी वो हमने कैलकुलेट किया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एक यूनिट वेक्टर है, अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ये पूरा वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड √2/3 है,
तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अगर आप कह रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, उसके बाद एन कैप इज इक्वल टू 1, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूरा मैग्नीट्यूड है एज इट इज बाहर निकलेगा ए बी साइन थीटा, और एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। और ए और बी क्या है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो इसकी जगह पर यही चीज है, ये दोनों सेम ही है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलिए चाहे ए बोलिए, मॉड ऑफ वेक्टर बी बोलिए चाहे बी बोलिए, तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 3 और इसकी जगह पर रखेंगे √2/3, तो 3 इंटू √2/3 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, है ना, साइन 45 की, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये तो आता ही होगा आपको, 45 इंटू पाई बाई 180, है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, π/4। ठीक, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमने आप लोगों को जो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग तो पहली बात तो जो क्वेश्चन हम कहते हैं कि इसको आप कर लीजिएगा उसको बिल्कुल नहीं करते, है ना। दूसरी बात यह है कि जो नोट्स हमने दिया है उस नोट्स को वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और फिर जब एग्ज़ाम आ जाएगा या एग्ज़ाम बीत जाएगा तब उनको इस बात का एहसास होगा कि वो जो छोटी छोटी उन्होंने हर दिन जो छोटी छोटी गलतियाँ की हैं, जो कंप्रोमाइज़ किया है ना, उसी का वो नतीजा है आपका फेल्योर। ठीक है, तो हर दिन आपको काम करना होता है। मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा बुरा भी लगता होगा कि इतने आसान क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, ये तो मुझे आ ही रहा है। ये बात सबको पता है कि आपको आ रहा है, लेकिन आपको करते रहना, और जितनी बार आप करेंगे ना उतनी चीज़ें वो दिमाग में उतनी जल्दी वो क्लिक करेंगी, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस एग्ज़ाम को, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वेक्टर ए है, और वो जो वेक्टर ए है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक अगला वेक्टर बी है जो है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और एक अगला वेक्टर है जो है 3i कैप प्लस j कैप। और ये तीनों के तीनों कुछ है इस तरीके से हैं कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर अगर निकालेंगे तो ये जो वेक्टर निकल के आएगा वो कैसा वेक्टर होगा, वो वेक्टर सी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर आपको ए बी और सी वेक्टर दिया है और आप उसमें क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए के साथ प्लस कर रहे हैं, तो एक नया वेक्टर आ रहा है। तो ये जो नया वेक्टर आ रहा है वो इस वाले वेक्टर सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है कि इस लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी। ये जो लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ कहाँ गया, ये जो लैम्डा दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कोई भी दो वेक्टर हों अगर वो परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम इस वेक्टर को कोई नाम दे दें, अगर सपोज वेक्टर आर नाम दे रहे हैं, तो हमारा जो वेक्टर आर है वो और वेक्टर सी है, ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। और ऐसा हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में दिया हुआ वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, और वेक्टर आर का मतलब क्या है, इसका मतलब है वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऑफ वेक्टर बी। और ये आपको निकालना पड़ेगा, वेक्टर आर का ये जो मतलब है इसको आपको निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए क्या है, इसको लिख लीजिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका हुआ वेक्टर ए। फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी में, और वेक्टर बी क्या है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मल्टीप्लाई कर लीजिए लैम्डा से और इसके साथ प्लस कर लीजिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर माइनस लैम्डा हो जाएगा, और i कैप में यहाँ 2 है और i कैप में यहाँ माइनस लैम्डा है, तो i कैप को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ लैम्डा i कैप। यहाँ j कैप में 2 है और यहाँ j कैप में 2 लैम्डा मिलेगा, तो j कैप को कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा और ये j कैप,
और यहाँ के कैप में 3 है और यहाँ के कैप में क्या मिलेगा, सिर्फ लैम्डा मिलेगा। के कैप को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस लैम्डा और बाहर क्या आ जाएगा, के कैप आ गया। ये जो हमने वेक्टर निकाला ना, आई कैप के साथ ये नंबर, जे कैप के साथ ये नंबर, के कैप के साथ ये नंबर, ये जो हमारा वेक्टर आया, इसी वेक्टर को हमने क्या बोला है, वेक्टर आर। और यही जो हमारा वेक्टर आर है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर लैम्डा वेक्टर बी, यही वेक्टर सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो आप इस वेक्टर का इस वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए। तो हम सी को जस्ट नीचे लिख देते हैं ताकि डॉट प्रोडक्ट करके रिजल्ट को लिखना आसान हो जाए। तो सी को आप लिखिए, सी क्या है, सी इज 3i कैप प्लस जे कैप। यहाँ पर लिख लीजिए 3i कैप प्लस जे कैप, के कैप तो है ही नहीं। और इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट करने पर लिखा कैसे जाता है रिजल्ट को, आई कैप और आई कैप के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, जे कैप और जे कैप के जो है उनको कर लीजिए, के कैप और के कैप के जो है उनको कर लीजिए। तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 2 माइनस लैम्डा और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 3, इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3। इसी तरह से जे कैप में यहाँ है 2 प्लस 2 लैम्डा और यहाँ जे कैप में है 1, यानी मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। और के कैप में यहाँ तो है लेकिन यहाँ के कैप है नहीं, इसका मतलब के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही अगला आएगा, तो उसको हमने छोड़ दिया, उसको प्लस नहीं किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो ये हो गया कितना, 6 है ना, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 लैम्डा। आप लोगों का तो आंसर आ ही गया होगा, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो टाइम लग जाता है। 2 प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया, ये 6 प्लस 2 8 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस लैम्डा। ये तो हमने निकाला आर डॉट सी की वैल्यू, और जो आर और सी है वो बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर करिएगा तो 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमने सिर्फ कंडीशन इस्तेमाल किया है परपेंडिकुलर का, और उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। प्रोजेक्शन का मतलब कल हमने आपको कल के लेक्चर में समझाया था, जिनको नहीं पता वो कल का लेक्चर पहले देख लें तो इन क्वेश्चन को अपने आप वो कर लेंगे। ठीक है ना, प्रोजेक्शन का मतलब यही हमने बताया था कि अगर कोई वेक्टर हमने दिया हुआ है तो उस वेक्टर का जब हम कंपोनेंट निकालते हैं किसी डायरेक्शन में, तो वो जो कंपोनेंट निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर, या इन दैट वेक्टर, या उस लाइन के डायरेक्शन में, है ना। तो अगर ये वेक्टर ए है और आपने इस कोई दूसरा वेक्टर आपका ये बी है और वेक्टर ए का आपने निकाला ये कंपोनेंट, ये वाला वेक्टर, तो ये जो वेक्टर है वो एक्चुअल में वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या है, इस वेक्टर का कंपोनेंट है। और ये जो कंपोनेंट निकल के आता है उसी कंपोनेंट को ही प्रोजेक्शन ऑफ, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं या कंपोनेंट निकालते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए एज इट इज, कल हमने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन एज वेक्टर ए डॉट बी कैप। एक्चुअल में इसको ओपन करने पर वही आएगा ए कॉस थीटा, है ना, ए कॉस थीटा। थीटा अगर इस एंगल को कहें हम तो आपको पता है कि किसी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होता है वो ए कॉस थीटा ही होता है। लेकिन इस ए कॉस थीटा को हम अगर वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर है तो ये भी स्केलर आना चाहिए। तो ए डॉट बी कैप, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यानी ये डायरेक्शन है सिर्फ 1 हो जाएगा। और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इसके और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा जो है वो एक्चुअल में वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या है, कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इतना ही आएगा, लेकिन अगर आपको इस प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ निकालने की बजाय आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए तो इसको और डायरेक्शन के साथ आप लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, या कह लीजिए ए वेक्टर ए डॉट बी कैप। उसके बाद आपको डायरेक्शन भी बताना, और ये डायरेक्शन जो है वो बी कैप है ना, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, बी कैप। वेक्टर बी थोड़ी बोलेंगे, वेक्टर बी तो पूरा उसका मैग्नीट्यूड होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ 1, तो मैग्नीट्यूड चेंज भी नहीं होगा और डायरेक्शन भी वही हो जाएगा जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ए कॉस थीटा बी कैप, ये पूरा प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, और ये सिर्फ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड हुआ, है ना, ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है।
तो इस क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा प्रोजेक्शन निकालने के लिए। इसको आप नाम दे दीजिए वेक्टर ए और इसको आप नाम दे दीजिए वेक्टर बी। तो हमें इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालना है, तो आंसर वही होगा आपका ए डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, ए मतलब क्या, आई कैप माइनस जे कैप, और डॉट बी मतलब क्या, आई कैप प्लस जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है। आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट ये 1 और 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट -1 और +1, तो -1 इंटू +1 करेंगे -1 आएगा। ये पूरा कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ए डॉट बी कैप इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी इस वेक्टर का अगर हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें, प्रोजेक्शन निकालें, तो वो कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। ठीक है ना, 0 आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन है या 16 क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा, 15 तक हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6 और क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आपका सी है ना। और कह रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या है, को प्लानर है। ये तीनों वेक्टर क्या है, को प्लानर है। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, और ये m देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब भी कोई 3 वेक्टर हो और वो तीनों को प्लानर हो, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स को प्लानर होने के लिए वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी जो आएगा वो 0 होता है। 3 वेक्टर को प्लानर हैं, एक ही प्लेन में है, तो इसकी ये कंडीशन होती है, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c अगर ये को प्लानर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर देना होगा। और वही आपको करके यहाँ पर m की वैल्यू जो अननोन यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, b और c का क्रॉस करें, या तो वही फिर से बात है, या तो हम c को यहाँ रखें और उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर लिखें a क्रॉस b। ठीक है, तो इस बार ऐसे करते हैं, पिछली बार हमने वैसे कर दिया था, अभी इस बार ऐसे ही करते हैं जैसे ये दिया हुआ, b और c का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, a के साथ डॉट करेंगे। तो a को रहने दीजिए, b और c को लिखिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b क्रॉस c, ये हुआ आपका डिटर्मिनेंट, और इसमें लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, और सबके कोफिशिएंट -1, 4 और 3, और वहाँ पर क्या हो जाएगा -8 और -1 और उसके बाद m। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आई कैप प्लस में, और ये छोटा 4 इंटू एम, 4m, और ये -3 आएगा तो प्लस हो जाएगा फार्मूले के साथ। फिर लिखेंगे -j कैप, ये कॉलम छोटा, ये रो छोटा, -m और -24 प्लस हो जाएगा, तो यानी -m प्लस 24 हो जाएगा। और उसके बाद k कैप छूट गया कॉलम, ये रो छूट गया, ये हुआ 1 और ये हुआ -32, तो ये तो 1 प्लस हो गया था, लेकिन ये जो -32 है वो फार्मूले की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये k कैप के साथ 1 प्लस में 32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो गया, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये 33 हो जाएगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं 4m प्लस 3 आई कैप और -j कैप, ब्रैकेट में लिख लीजिए 24 -m, और ये हुआ आपका 33 k कैप। ये हमने निकाला वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, और वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c को वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर 0 के बराबर करेंगे। तो हम इसी के जस्ट नीचे लिख लेते हैं, ये वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है ना, इसी के जस्ट नीचे अगर हम लिखें वेक्टर a, तो वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्या है -4 आई कैप और -6 j कैप और -2 k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दोनों का करना है, ये b क्रॉस c है और ये वेक्टर a है। ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में उल्टा सीधा से कोई मतलब होता नहीं, चाहे a के साथ पहले a को लिखें, b क्रॉस c को बाद में लिखें, चाहे b क्रॉस c को पहले लिखें, a को बाद में लिखें, क्योंकि आपको पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a के। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऑर्डर बदलने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी उसमें a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव है और ये एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट कर लिए, तो करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस c की वैल्यू, जिसको हम बाद में 0 के बराबर करेंगे, है ना, 0 के बराबर करेंगे को प्लानर होने की वजह से।
तो ये हुआ -4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह भी बनाना पड़ेगा, तो हम जगह यहाँ बना लेते हैं ना, इसको हटा के। कितना हो गया देखिए, ये -4 को मल्टीप्लाई करिए, -16m और -12, ठीक। इसको देखिए, ये माइनस, ये जे कैप और जे कैप तो 1 हुआ, ये माइनस इस माइनस वाले पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 24 × 6 हो जाएगा। 24 × 6 कितना हो गया, 4 और 1 4, ठीक है ना, 144, और 6 ये माइनस के साथ है, -6m ये हुआ, और ये -2 को इस +33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, -66। ये हमने पूरा निकाल लिया क्या, वेक्टर A.B क्रॉस C, और इसको हम किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें, क्योंकि ये क्या है, इस कोप्लानर वेक्टर्स हैं, तो 0 के बराबर करके अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -16 और -6 कितना हो गया, -22m, और ये देखिए -12 और -66 कितना हो गया, 66 और 68, और 68 और उसमें 10 और हो जाएगा 78, -78 और +144 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 144 -78 करिए, और जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो -22m इज इक्वल टू, ये उस साइड होकर माइनस में आएगा फाइनली, और इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना हो गया, 14 है और ये 8 है, तो 6 हो जाएगा, और कितना बचा, यहाँ बचा 13, और 13 में से 7 गया तो कितना होता, 6 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 22 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो यानी m इक्वल टू कितना आ गया, 3, m इक्वल टू आ जाएगा 3। तो अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, तो हम इस कोप्लानर होने की कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, और इसमें ये वाली वैल्यू को अलग हमने निकाला डिटर्मिनेंट मेथड से, जो आया उसको हमने वेक्टर A के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये पूरा जो भी रिजल्ट यहाँ से आया था वो हमने ये लिखा है, और बराबर 0 के था। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ी सी असुविधा आप लोगों को हो रही होगी इसको नोट करने में, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच लिख रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैं इसको कोशिश करता हूं कि अगले क्वेश्चन से सही करते हैं ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका कोलिनियर। कोप्लानर तो आप समझ गए, उस पर 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब कोप्लानर की वो प्रॉपर्टी सिर्फ आप याद रखिएगा, बाकी चीजें आप कर ले जाएंगे। अब इसी तरह से कोलिनियर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम आपको कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी बता दें, किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं और क्या प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करेंगे। देखिए, कोलिनियर वेक्टर होने का मतलब कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। एक ही लाइन में होने का मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं या दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, अगर ये दो वेक्टर हैं हमारे पास तो ये भी कोलिनियर बोले जाएंगे। अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये भी क्या बोले जाएंगे, कोलिनियर बोले जाएंगे। और कोई भी दो वेक्टर के कोलिनियर होने पर क्या होगा, जैसे ये वेक्टर हमारा ये है ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में ऐसा रिलेशन पॉसिबल है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी समटाइम्स सम स्केलर नंबर टाइम्स वेक्टर बी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल हैं, और पैरेलल होने पर अगर ये वाला केस है 0 डिग्री वाला केस है, तब तो बिल्कुल वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसमें लैम्डा की वैल्यू प्लस के साथ आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम दिखाने के लिए ये प्लस में होना चाहिए। अगर दोनों अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, लेकिन अभी भी तो कोलिनियर हैं, ये भी कोलिनियर बोला जाएगा, ये भी कोलिनियर बोला जाएगा। ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन के बराबर नहीं है, जस्ट अपोजिट है। तो ऐसे में अगर आप लिखेंगे ए इक्वल टू लैम्डा बी, तो कोई बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन ऐसे में जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, तभी तो ये माइनस आने के बाद ही तो कन्फर्म होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर इन दोनों बातों को हमें एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है तो यही वो इक्वेशन है। बस इस वाले केस में ये लैम्डा प्लस में आ जाएगा, इस वाले केस में ये लैम्डा माइनस में आ जाएगा। तो लैम्डा एक स्केलर नंबर है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे या पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तो उसकी ये आप प्रॉपर्टी याद रखिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ये पूरा वेक्टर न दे करके ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा और ये फाइनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा, और ऐसे में आपको ये पूरा वेक्टर पहले निकालना होगा, ये पूरा ए निकालना होगा, ये पूरा बी आपको निकालना होगा।
ए कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसका इस पॉइंट का नाम कुछ एक लीजिए P1 और इसका नाम ले लीजिए P2, इसका पोजीशन वेक्टर P2 है और इसका पोजीशन वेक्टर P1 है, मतलब किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन दिया है, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन दिया है। आपको ये पूरा वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर पूरा कैसे निकलेगा, तो इसमें आप निकालेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है, इस वाले में भी वेक्टर बी भी आपको ना दिया हो, वेक्टर बी की बजाय आपको ऐसे दो पॉइंट दिए हों, इसको हम बोल दें वेक्टर Q1 और इसको बोल दें वेक्टर Q2, तो आपको पहले वेक्टर बी निकालना होगा और वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर Q2 माइनस वेक्टर Q1। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है या एग्जैक्टली आपको ये पूरा वेक्टर ही दिया हुआ है। अगर ये पूरा वेक्टर दिया हुआ है तब तो आप सीधे यहाँ जाइए। अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपसे ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं ना, 3 पॉइंट देंगे और कहेंगे कि प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में हैं, कोलिनियर है। इसको कुछ नाम दे दीजिए, पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी। अभी आपको ये वाला वेक्टर पहले निकालना होगा, फिर आपको ये वाला वेक्टर निकालना होगा, फिर इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना होगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट बी और पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, मतलब बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें हम ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस जब कर लेंगे तब हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा। इसका हम कुछ नाम दे रहे हैं वेक्टर पी, ध्यान रखिए। इसी तरह से अगर हमें ये वाला वेक्टर सपोज निकालना है, हमने ये नाम दे दिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ऐसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब हम ये तो हमने पहले ही कोलिनियर समझ लिया है, लेकिन हम इसको प्रूव करना चाहते हैं या उस कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या मेथड है वही दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर सी के पोजीशन वेक्टर में से वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा, तब जाके हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा। और इस वेक्टर का, इसका नाम हमने पी रखा, इसका नाम अगर हम क्यू रख दें, ये हमारा वेक्टर क्यू हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है या कंडीशन यूज करना है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, कि वेक्टर पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर क्यू, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि सीधे सीधे आपका वेक्टर दिया हुआ है तब तो ये कहानी ठीक है। अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट्स का एक वेक्टर, फिर अगले 2 पॉइंट्स का एक वेक्टर निकाल लीजिए, फिर आप उसमें ये प्रॉपर्टी को यूज करिए, तब जाकर के ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के बाद, इसी को, जैसे आपका मान लीजिए ये वेक्टर पता है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी सीधे सीधे आपको दिया हुआ है, तो इसी चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक और प्रॉपर्टी आती है। और कैसे आती है, हम एक तरह से डेरिवेशन कर देते हैं। देखिए वेक्टर ए का मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, a1 ऐसे करिए, a1 a2 के फॉर्म में या ax ay के फॉर्म में। तो वेक्टर ए को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे a1 लिख लीजिए i कैप, x कंपोनेंट और i कैप, है ना। ये y कंपोनेंट a2 बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बुक्स में जनरली a1 a2 रहता है, तो हम वही कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे आ गया। ये k कैप, ये पहले वेक्टर को हमने एक्सप्लेन कर दिया कंपोनेंट के फॉर्म में। दूसरा वेक्टर जो है उसको भी आप एक्सप्लेन कर लीजिए। इसको b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर है। अब आपने कहा था कि वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, वही चीज़ आप यहाँ पर भी अप्लाई करिए। वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स चाहिए, तो लैम्डा से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी लैम्डा आएगा, यहाँ भी लैम्डा आएगा, यहाँ भी लैम्डा आएगा, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों बराबर। तो वेक्टर a मतलब क्या, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा वेक्टर a हो गया, इज इक्वल टू किसके, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b के। तो ये कितना हो गया, लैम्डा b1 i कैप प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा b3 k कैप। और आपको पता है कि 2 वेक्टर आपस में जब इक्वल होते हैं तो कंपेयर करने के बाद i कैप और i कैप के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, j कैप और j कैप के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, k कैप और k कैप के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, सेपरेट इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कंपेयर करके यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि a1 इज इक्वल टू लैम्डा b1, और क्या बोल सकते हैं, j कैप का कोफिशिएंट a2 और यहाँ क्या है लैम्डा b2, यहाँ पर क्या है a3 और इसमें क्या है लैम्डा b3। और हर जगह से आप लैम्डा निकालिए, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो आपको मिलेगा b1 अपान a1, सॉरी a1 अपान b1। यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें, यहाँ से लैम्डा निकालें तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपान b1। यहाँ से निकालेंगे लैम्डा तो कितना आ जाएगा, a2 अपान b2, और यहाँ से निकालें लैम्डा तो कितना आ जाएगा, a3 अपान b3। तीनों जगह से ये जो वैल्यू आ रही है वो लैम्डा की वैल्यू ही आ रही है, और ये तीनों लैम्डा ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान क्या, b3।
ये कंडीशन बन गई कोलिनियर होने की। कोई भी दो वेक्टर ए और बी हैं और उसको अगर हम कंपोनेंट के फॉर्म में a1 a2 a3 b1 b2 b3 के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, एक तो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं और इसी का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि दोनों के जो आई वाले कंपोनेंट होंगे, आई कैप वाले और जे कैप वाले और के कैप वाले, है ना, a1 a2 a1 b1 a2 b2 a3 b3, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनलिटी का होगा। मतलब कि आपका जो a1 है वो b1 का जितना गुना है, आपका a2 भी b2 का उतना ही गुना होगा, तभी तो आपस में इक्वल है, और a3 भी b3 का उतना ही गुना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम करें कि ये हमारा 6 है और ये हमारा यहाँ जो b1 था और b2 था और b3 लैम्डा हटाने के बाद, तो ये जो b1 है अगर ये 3 है तो इसका मतलब 3 का ये 6 गुना है, 3 का ये 6 गुना हो गया। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ये करें 8 है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये 4 ही होगा, तभी इसका ये 2 गुना हो पाएगा, है ना। फिर हम करें चलिए ये हमारा 5 है तो इसका ये 2 गुना होना चाहिए, 10 हो जाएगा। दो वेक्टर के कोलिनियर होने के लिए उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में उनकी वैल्यूज होती हैं, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है लैम्डा जो है वो सबके लिए हर केस में यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना सेम होना चाहिए। ठीक, तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आप एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, और इसी का सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको ये वाला भी कहीं कहीं पर यूज करना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा ये वेक्टर देने की बजाय अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो पहले आप उन पॉइंट्स की हेल्प से वेक्टर निकालिएगा, 2 का डिफरेंस करके फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो जो वेक्टर निकल जाएगा उसके बाद आप ये या फिर ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। कोलिनियरिटी का और कोप्लानर वाला पॉइंट नोट्स में मिस हो गया है, उसको आप जो भी आपने नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया है, अगर उसको देख करके आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं ना, तो उसमें ऐसी जो भी चीज़ें मिसिंग है ना, उसी की रिकवरी के लिए बैच लॉन्च किया गया है। जो भी चीज़ें मिसिंग है, जो भी कॉन्सेप्ट मिसिंग है, वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे, उसको आप उसमें ऐड करते जाइए तो आपका एक कंप्लीट नोट्स हो जाएगा और एग्जाम में रिवीजन पर बहुत हेल्प करेगा वो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वेक्टर ए दिया था, वेक्टर बी दिया था, और ये कह रहे थे कि ये दोनों के दोनों, देखिए यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये दोनों कोलिनियर हैं, तो m की वैल्यू, ये जो m लिखा है इसकी वैल्यू बताइए। तो कोलिनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, या वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर a। तो वेक्टर a कितना है, ये है आपका 2i कैप प्लस नहीं माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये आपका वेक्टर a हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, और वेक्टर b क्या है, ये है आपका माइनस 4i कैप और प्लस mj कैप और माइनस 8k कैप, ये हुआ आपका दूसरा वेक्टर। मल्टीप्लाई करके दोनों को i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4 लैम्डा i कैप प्लस m लैम्डा j कैप और माइनस 8 लैम्डा k कैप। ठीक है, और ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये हमने थोड़ा सा लेंदी मेथड ले लिया है। आप सीधे सीधे ना a1 अपान b1, a2 अपान b2 और a3 अपान b3 किए होते तो आंसर आ जाता। अब इसको कर लेने दीजिए, फिर उसको दिखा देते। कंपेयर करिए तो यहाँ पर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 लैम्डा, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपान 4 यानी माइनस 1/2। फिर अगला ले लीजिए, यहाँ से कितना -3 और वहाँ से कितना है m लैम्डा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा -3 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -3 अपान में -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला वाला भी यूज़ करेंगे तो वही बात है, अगला वाला यूज़ करेंगे तो इसमें m आ नहीं रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें m की वैल्यू निकालनी थी जो कि 6 आ गया है। बाकी हमें करना यही था, ये हमारा एक्चुअल में अगर ये वेक्टर a है तो ये हमारा a1 है, ये हमारा क्या है a2 है, और ये हमारा a3 है, और ये है हमारा b1 और ये b2 और ये b3, हमें b2 निकालना है। हमें पता है कि a1 अपान b1 इज इक्वल टू होता है a2 अपान b2 इज इक्वल टू होता है a3 अपान b3, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो a1 अपान b1, a1 रखिए 2 और b1 कितना -4 इज इक्वल टू a2 कितना है, a2 है -3 और b2 कितना है, यही b2 हमें पता करना था m। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स करेंगे 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इधर करिए, m इधर करिए, m इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये मेथड तुरंत आंसर ले आएगा और यही आपको करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी सॉल्व होते होते पहुँचता यहीं पर है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा।
तो इसका आंसर कितना आ गया 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें लेट हो गया क्योंकि ये थियरी बताने में टाइम चला गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप 4j कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है 7i कैप 24j कैप, और फाइंड दी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए। इस सवाल को समझिए, आपको एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी दिया है, और आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही हो जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, जो कि हम निकाल लेंगे, और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, पैरेलल टू वेक्टर ए। मतलब क्या, वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमें वो वेक्टर चाहिए। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में हो या उसके पैरेलल हो। तो अगर बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन बताने के लिए हम ए कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1, जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क भी नहीं आएगा, और डायरेक्शन का डायरेक्शन ये बता देगा। ठीक है, तो वेक्टर ए के पैरेलल होने का मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमें वेक्टर चाहिए, नया वाला जो वेक्टर चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो हमें नहीं पता है। इन्होंने कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए जितना कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो पहले तो हम देख लें कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है क्या। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये 49, और आई थिंक ये स्क्वायर करने पर आता है 576, यही आता है, चेक कर लीजिएगा। और ये पूरा हो जाएगा 625, और स्क्वायर रूट करने पर आ गया 25। इसका मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है 25। तो हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि 25। और डायरेक्शन किधर चाहिए, अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना, और वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बताने वाला यहाँ चाहिए। और ऐसा डायरेक्शन बताने वाला आदमी हमें चाहिए जो डायरेक्शन भी बताए, यानी वेक्टर भी हो, और इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर मैग्नीट्यूड को अफेक्ट भी ना करे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 25 ही चाहिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 ही चाहिए, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का आया है 25, इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ए कैप को। अब ये ए कैप कितना है हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वेक्टर ए के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ए कैप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और इसमें मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड 25 का 25 बना भी रहेगा, और डायरेक्शन जो वेक्टर ए का है वही ए कैप का होगा, वही हमारे इस जिसकी हमें नीड थी, जिसकी हमें जरूरत थी, उस वेक्टर का भी वही डायरेक्शन हो गया। तो हमारा आंसर तो 25 ए कैप भी होगा। एक्चुअल में ये जो बोला है इन्होंने ना, उसको अगर हम जनरलाइज वे में लिखें तो ये हुआ मॉड ऑफ वेक्टर बी और साथ में ए कैप। यही चीज हमें निकालना है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के पैरेलल, ए कैप। ठीक, तो वेक्टर बी हमने निकाल लिया 25, अब ए कैप निकाल लीजिए। ए दिया हुआ है ना, तो ए कैप कितना हो जाएगा, अगर आपको ए दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तभी ए कैप मिलेगा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर 9 और 16 25, यानी कि 5। अब आपको निकालना ए कैप। ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वेक्टर ए कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 5। ये हमारा ए कैप है, ये पूरा ए कैप है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर यही था ना, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साथ में ए कैप, जो कि आया था ये 25, और ए कैप कितना है, ये हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिवाइडेड बाई कितना, ये है 5। ठीक है, तो इससे इसको कैंसिल करिए, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15i कैप प्लस 24j कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि वेक्टर बी का है, यानी कि 25 आएगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका वही आएगा जो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन है, वही इसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 15i कैप और 20j कैप, 15 20, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, है ना, इतना इतना और इतना, आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। 3 पॉइंट हैं और इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, ध्यान रखना सवाल को, और हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये क्या है, 3 अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं। मतलब अगर हम कहें कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इन तीनों ही पॉइंट्स का हमें पोजीशन वेक्टर मिला है, न कि हमें ये वाला कोई वेक्टर मिला, ये वाला कोई वेक्टर मिला है।
तो पोजीशन मतलब पॉइंट को बताने वाला ये पोजीशन वेक्टर है, तो हमें सबसे पहले हमारा ये वेक्टर निकालना होगा, हमारा ये वेक्टर निकालना होगा। यानी इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एक वेक्टर मिलेगा जिसका हम कुछ नाम ए बी रख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी। और यहाँ से भी हमें निकालना होगा वेक्टर क्या, बी सी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा हम बता दे रहे हैं, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस करिएगा, इसके पोजीशन में से इसको माइनस करिएगा। और ये कैसे निकलेगा, फाइनल में से इनिशियल यानी कि सी में से बी को माइनस करना होगा। तो जब ये माइनस करने के बाद आपको ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मिल गया, मतलब एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये मिल गया, अब इसके बाद आप यूज करेंगे कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर जो भी होगा वो सेकंड वेक्टर के लैम्डा टाइम्स एक स्केलर नंबर टाइम्स होता है, उसके बाद आप ये चीज़ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप या तो एक काम कर सकते हैं, ये यूज करने के बजाय आप ये चीज़ कर लीजिएगा, a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान b3। और ये कैसे यूज होगा, सबसे पहले आप ये जो निकालेंगे ये वेक्टर आएगा ना, ये आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा ये वेक्टर, और इसी तरह से ये वेक्टर भी आपका आएगा आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। इस वाले वेक्टर में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल करके कंपेयर करेंगे, या इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, जब हम मल्टीप्लाई लैम्डा से कर ही देंगे तब तो हम यहाँ पहुँच गए, और हमें ये a1 अपान b1 करना है, तो यानी हम लैम्डा से मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। आप लैम्डा से मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखेगा। ये हो गया आपका, यहाँ a1 मिलेगा, यहाँ a2 रहेगा, यहाँ a3 रहेगा, यहाँ b1 रहेगा, यहाँ b2 रहेगा और यहाँ b3 रहेगा। तो a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान b2 इक्वल टू a3 अपान b3, उसी में कहीं पर आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ए वाला पार्ट, ये जो ए वाला पार्ट है कंपेयर करने पर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको कोलिनियरिटी का एक क्वेश्चन कराया है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है ना। कल के क्वेश्चन को भी किसी ने सॉल्व अभी तक किया नहीं, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यही टॉपिक हम पीछे आपको जो हमने कहा था कि बाद में बताएंगे, वो यही था कि पैरेललोग्राम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया सब आप कर लेंगे, साइड दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, आपने कर लिया। लेकिन अगर पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम पूछ ले और उस पैरेललोपाइप्ड के साइड आपको दिए हैं, एजेज या साइड आपको दिए हुए हैं, 3 साइड आपको दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए पैरेललोग्राम होता क्या है। जो चीज़ पैरेललोपाइप, जो ये डायग्राम आप देखते हैं 2 डायमेंशन में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। और इसी पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल जो शेप होगा, इसी पैरेललोग्राम का अब 3 डायमेंशनल शेप ये कुछ इस तरीके से अगर हम बनाएं, ये जो 3 डायमेंशनल शेप होगा इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड जो है वो पैरेललोग्राम जो है उसी का 3 डायमेंशनल वर्जन है। और इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ए बी और सी किसी पैरेललोपाइप्ड के एजेज हों या साइड्स हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के बाद इसका वॉल्यूम निकलता है। और ऐसा ही फार्मूला, यही चीज़ आपने कहाँ देखा था पीछे, जब हम 3 वेक्टर्स को क्या करते हैं, जब हम 3 वेक्टर को कोप्लानर प्रूव करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और यहाँ हम ये क्या निकाल रहे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो कि पैरेललोग्राम यानी कि 2 डायमेंशनल पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल वर्जन है पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर बता दें आपको, इसको हम लिख देते हैं ना, ये 2 डायमेंशन में, ये चीज़ आप नोट्स में अपने लिख लीजिए, 2 डायमेंशन में ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। और 3 डायमेंशन में जब जाएंगे इसी को लेकर के, 3 डायमेंशन में हमें क्या मिलेगा, 3 डायमेंशन में जो शेप मिलेगा, इसको अब 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए ये ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये जो शेप हमें मिल रहा है इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले बी क्रॉस सी कर लेते हैं जल्दी से, बी क्रॉस सी, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट बना लिया, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और ये हुआ 1 2 -1, यहाँ पर देखिए 2 -1 और 2, सॉल्व करते हैं। आई कैप के बाद ये छोटा 2 × 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा -1, फिर माइनस में हो जाएगा जे कैप,
जे कैप के बाद ये छोटा 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2, ठीक, और प्लस के कैप के साथ क्या हो जाएगा, ये कॉलम छोटा ये रो छोटा और 2 इंटू 1, सॉरी ये छोटा तो 1 इंटू 1 -1 और यहाँ -4, -1 ठीक है, कितना हो गया 3i कैप -4 जे कैप और -5 के कैप, ये हमारा आ गया क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और इस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर ए जस्ट इसी के नीचे लिखते हैं। वेक्टर ए कितना है 2 और -3 और 4, 2 -3 और 4, 2 -3 और 4, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो गया प्लस में 6, ये हो गया प्लस में 12 और ये हो गया आपका कितना माइनस में 20, कितना हो गया 12 और 6 18 - 20 इज इक्वल टू -2। और आपको पता है वॉल्यूम नेगेटिव कभी नहीं होता, इसलिए हमें ऑप्शन में ढूंढना होगा क्या 2। अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें साथ में इन्होंने दे दिया -2 तो फिर कर देते उसको हम, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव होता ही नहीं तो ऑप्शन क्यों देगा नेगेटिव, तो -2 भले आया है, ठीक है, हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे -2 कहीं नहीं मिलेगा, +2 मिलेगा और ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम का। तो 3 अलग अलग शेप के लिए आप ध्यान रखिए, 3 क्या 4 एक तरह से अगर देखा जाए 4 हो गए, एक तो रेक्टेंगल हो गया, दूसरा पैरेललोग्राम हो गया। दोनों ही केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको साइड दिया हुआ है। अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो 1/2 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो गए। ट्रायंगल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है ट्रायंगल के साइड है, ठीक है ना। ये फार्मूला जो है डायगोनल वाले से थोड़ा मैच कर रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए वहां सिंबल ही हमने बदल दिया, D1 और D2 बोल दिया, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी साइड के लिए है और D1 और D2 डायगोनल के लिए। और चौथा जो आपने देखा वो ये कि अगर हम जो 2 डायमेंशनल हमारा पैरेललोग्राम है उसका 3 डायमेंशनल वर्जन देखेंगे जिसको हम पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। इस पैरेललोपाइप्ड के अगर हमें एजेस दिए जाएं, साइड्स दिए जाएं, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होगा कि हम इनके तीनों साइड्स को लेकर के निकालेंगे क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ये हो गया वॉल्यूम। और यही जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था इसको जब हम 0 के बराबर पीछे करते थे तो यही होती थी कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी, है ना, कोप्लानर होने की कंडीशन, ठीक, इसी को 0 के बराबर कर देते थे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और जल्दी से निपटाएंगे इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा देखिए ट्रायंगल का केस आ ही गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट हैं 1 1 1 2 3 एंड 2 3 1 एज इट्स वर्टिसेस, यहाँ पर सी होगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, जो शीर्ष हैं, इन शीर्षों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी इस ट्रायंगल के साइड आपको नहीं दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे पॉइंट ए का अगर लें तो क्या है 1 1 1, ये 1 1 1, इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 1 2 3, और इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2 3 1। अभी आपको साइड नहीं मिला है ना। अगर आप इसका वेक्टर बना लें, इस पॉइंट का वेक्टर बना सकते हैं, इस पॉइंट का भी वेक्टर बना सकते हैं, इस पॉइंट का भी वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन साइड वाला वेक्टर मिला ही नहीं आपको, आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आप इस साइड को निकालिए, इस साइड को निकालिए या इस साइड को निकालिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो हम इस वाले साइड को और इस वाले साइड को निकाल लेते हैं। तो ये साइड अगर हम ए बी निकालें, है ना, ट्रायंगल का साइड ए बी निकालें, तो क्या करना होगा, हमें बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा। माइनस कर लीजिए, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, जे कैप का कोफिशिएंट 1 मिलेगा, के कैप का कोफिशिएंट 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या मिला, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप का कोफिशिएंट 2, ये हुआ हमारा वेक्टर ए बी, है ना। ट्रायंगल का एक साइड हमें मिल गया। दूसरा साइड निकालना है ए सी, तो ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा। ऐसे ही कर लीजिए, फिर वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो 2 - 1 करेंगे 1 आएगा, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा। मतलब इसमें के कैप वाला कंपोनेंट गायब, और आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2, मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये हमने ट्रायंगल के 2 साइड निकाल लिए। और अगर ट्रायंगल के दोनों साइड जो निकले उनको अब सिंपल सा नाम पी और क्यू नाम दीजिए। ये 2 साइड अब हमने निकाली है ट्रायंगल के, और अगर साइड मिल गया तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हमें पता है ना। ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो हमें पता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर
बी। हमें क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, फिर उसका आधा करेंगे मॉड निकाल के। तो क्रॉस प्रोडक्ट करिए, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, ये हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप। कोफिशिएंट लिखिए 0 1 2, इसका लिखिए 1 2 0। सॉल्व करिए, आई कैप में ये छूटा 1 माइनस 0 हो गया, -4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस जे कैप में क्या हो जाएगा, जे कैप में ये पूरा छूटा तो 0 इंटू 0 ये हुआ कितना, -2। फिर प्लस में हो जाएगा क्या, के कैप में कॉलम छूटा, ये रो छूटा, 2 इंटू 0 -1, कितना आ गया फाइनली, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ये हमारा निकल गया क्या, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। लेकिन हमें वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू को क्या करना था, नाम भी उसी हिसाब से रखिए यहाँ पर, नहीं गलत हो जाएगा ये। तो हमें वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 1/2, और ये जब मॉड निकालेंगे इसका मॉड मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट यानी -4 का स्क्वायर 16, जे कैप का कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर 4, और के कैप का कोफिशिएंट यानी कि -1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया, 1/2 इंटू रूट में ये 20 और 1 21 हो गया, यानी कि √21/2 आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आ गया क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी पॉइंट वाली बात हो, चाहे कोई भी केस का हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कोप्लानर होने का कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए ना, पहले आपको साइड निकालना होगा, फाइनल का पोजीशन माइनस इनिशियल का पोजीशन, तब जाकर के आपको वो वेक्टर मिलेगा, साइड वाले वेक्टर, मतलब जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर मिलेगा। और जब वेक्टर मिल जाएगा तब हम ये फार्मूले यूज करते हैं। ये साइड है, पॉइंट नहीं है, साइड है। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला जो था उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपका ये हो गया। चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन अगला है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कंक्लूजन निकल के आएंगे, उसको आप देखिए। आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। अगर इसी सवाल में हम ए और बी की बजाय हम ए और सी के बीच का एंगल पूछते तो आप क्या करते? अगर इसी सवाल में हम ए और सी के बजाय हम बी और सी के बीच का एंगल पूछते तो आप क्या करते? ठीक है, तो ध्यान रखिए किसी भी केस में, और ये थियरी में हमने बार बार इस बात को जिक्र भी किया है, कोई भी ऐसा आपको कंडीशन एक वेक्टर का और एक स्केलर का बना के दिया जाए और दो के बीच का एंगल पूछा जाए, तो जिन दो के बीच का एंगल पूछा गया है उन दो को आपको किसी एक साइड में रखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, उन वेक्टर्स को। और उस साइड में रखने के बाद आप उनका करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सपोज आपको वेक्टर, जैसे यहां पर वेक्टर ए प्लस बी, हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर बता दें, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी है। इस सवाल में इन्होंने पूछा है कि ए और बी के बीच का एंगल, जो कि ऑलरेडी एक ही साइड में है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पर आएगा, देखिए क्या आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी इज इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। ये आपको मिल गया। तो यहाँ पर सिर्फ वेक्टर दिख रहा है, बाकी ये स्केलर है, ये स्केलर है। और स्केलर में जो रिलेशन दिया है वो है a प्लस बी इक्वल टू सी। स्क्वायर तो कहीं है नहीं। एक सवाल इसमें स्क्वायर वाला भी बनता है, स्क्वायर का कंडीशन दिया रहता है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है तो हम स्क्वायर बनाएंगे ना, और बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। इसका मतलब ये कि जहां पर सी स्क्वायर है वहां पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, और देखिए 2a डॉट बी को ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब आपको पता है कि जो दो ये वेक्टर हैं उन्हीं के बीच का ये कॉस थीटा लिखा है, उन्हीं के बीच का। अगर आपसे बी और सी के बीच का एंगल पूछता तो हम इसमें कुछ बी और सी को एक साथ लाते, उनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते, यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी मिलता, उसको ओपन करते तो बी और सी और उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा मिलता। ठीक है,
तो जिसका भी एंगल पूछा जाए, जिन दो के बीच का एंगल पूछा जाए, उन दो को एक साइड में रखना होगा, तब जाके सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आपको करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर दिया हमने, और इस साइड क्या बचा था हमारा 2ab, तो इससे ये पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1, और आपको पता है कि जीरो जो है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या 0 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन तो हो गया। लेकिन अगर सपोज आपसे हम कहने कि आपको निकालना है ए और सी के बीच का एंगल, तो क्या करेंगे? इसका मेथड आप देखिए। अगर आपको ए और सी के बीच का एंगल निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, सी को, ए को उधर ले जाइए, बी को यहीं रहने दीजिए, तो आपको मिलेगा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए। अब इसका करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और इधर हो जाएगा वेक्टर सी माइनस ए डॉट वेक्टर सी माइनस ए। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए, ये आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप निकालिए क्या, b इज इक्वल टू क्या आएगा c माइनस ए, यहाँ से है ना, इसको उधर ले जाइए और इसका करिए स्क्वायर, तो मिलेगा आपको b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ac, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो इस b स्क्वायर की जगह पर रखनी होगी, कितनी c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ac इज इक्वल टू आ गया c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2, इसको भी ओपन कर दीजिए, c a और cos थीटा। अब ये थीटा c और a के बीच का एंगल है, a और b के बीच का थीटा नहीं है, चाहे तो नाम बदल दीजिए, इसको आप अल्फा रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये पूरा माइनस कैंसिल होगा, 2ac से 2ac कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा अभी भी क्या बचा 1 बचा, तो cos अल्फा इक्वल टू अभी भी आया क्या यहाँ पर 1, तो अल्फा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है ना, सॉल्व करने का ये तरीका है। ये अलग बात है कि दोनों का आंसर सेम आ गया, लेकिन ये सॉल्व करने का तरीका है, अलग अलग भी आएगा। ठीक, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में जब ऐसा कोई रिलेशन आपको दिया जाए, एक स्केलर का और एक वेक्टर का, कई बार यहाँ पर स्क्वायर भी मिलेगा। ठीक, तो ऐसे में आप उन दो वेक्टर को एक साथ रखिएगा जिनके बीच का आपको एंगल चाहिए। ए और बी के बीच का चाहिए था, इसमें क्वेश्चन में पहले से बना था, नहीं बना होता तो हम ऐसे जबरदस्ती इसको बनाते ट्रांसपोज करके, फिर उसी हिसाब से इसको भी यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसे सवालों में फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो ये थीटा उन्हीं दोनों के बीच का एंगल निकल के आता है। और मान लीजिए आपको ए और सी के बीच का पूछ रहा है और आप ए और बी का डॉट कर रहे हैं, तब वो थीटा तो ए और बी वाला आएगा ना, ए और सी का थोड़ी आएगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन भी था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आपको इसको करना है। इसमें क्या है कि दो वेक्टर दिया हुआ आई कैप और जे कैप, और दूसरा वेक्टर है जे कैप और के कैप। आपको इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, यही क्वेश्चन शायद हमने शुरुआत में बताया था। ठीक है, जो भी है आप इसको सॉल्व करिएगा। आई कैप प्लस जे कैप और ये जे कैप प्लस के कैप, इन दोनों के बीच का एंगल बताना, तो इसको कोई वेक्टर ए बोल दीजिएगा, इसको कोई वेक्टर बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इनके बीच का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये आपका होमवर्क है, इसके पीछे हमने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा, और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर का जो फीडबैक है, जो आपका रिस्पॉन्स है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।